हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले तो हम लोग को यह जानना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करेंगे। ये हम लोग समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात किया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कशन होता हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। अब बात आती है यहां पर कि सर फिर केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस मार्कर के केमिस्ट्री का, तो ये मार्कर किन किन चीजों से मिलकर बना है, इसका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज केमिस्ट्री ऑफ दिस मार्कर। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। चलिए लिखते हैं पहले। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about composition, comma, structure and properties of a matter। किसी भी मैटर का, किसी भी केमिकल का जो आपके आसपास है, उसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में जो सब्जेक्ट बताता है वो क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, साइंस का वह ब्रांच जो किसी मैटर के प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में, कंपोनेंट के बारे में हमें बताता है। हम तो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो बहुत पहले की बात है, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था निकोलास लेमेरी। एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम क्या था, निकोलास लेमेरी। उस साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हमारे आसपास जो भी मैटर है वो तीन तरह से आप उसको डिवाइड कर लो। हमारे आसपास जो भी मैटर है वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जिनका सोर्स अर्थ हो, जिनका सोर्स क्या हो, अर्थ हो, मतलब जो अर्थ क्रस्ट से मिले। दूसरा वो जिनका सोर्स एनिमल हो या ह्यूमन बॉडी हो। और तीसरा वो कंपाउंड जिनका सोर्स क्या हो, वेजिटेबल। अब सुनिएगा, निकोलास लेमेरी, बहुत पहले की बात है, उन्होंने क्या बोला कि हमारे आसपास जो भी मटेरियल्स है उसको तीन तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हो। एक वो कंपाउंड जो कि अर्थ से मिला हो, अर्थ क्रस्ट से मिला। दूसरा वो कंपाउंड जो एनिमल या ह्यूमन बॉडी से मिला हो। और थर्ड वो कंपाउंड जिसका सोर्स क्या हो, वेजिटेबल हो। तो ऐसे कंपाउंड जो अर्थ से मिले उन्होंने क्या बोल दिया, मिनरल सब्सटेंसेस। क्या बोल दिया, मिनरल सब्सटेंसेस। ऐसे कंपाउंड जो एनिमल से या ह्यूमन बॉडी से मिला, एनिमल और ह्यूमन बॉडी। तो निकोलास लेमेरी साहब ने उसे क्या बोल दिया, एनिमल सब्सटेंसेस।
और ऐसे कंपाउंड जो वेजिटेबल से मिला उसका नाम रख दिया इन्होंने वेजिटेबल सब्सटेंसेस। मतलब कहने का यह है कि निकोलास लेमेरी साहब के अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर्स हैं या जो भी केमिकल्स हैं, वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो मिनरल सब्सटेंस हो सकता है, या तो एनिमल सब्सटेंस हो सकता है, या तो वेजिटेबल सब्सटेंस हो सकता है। मिनरल सब्सटेंस मतलब जैसे लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब क्या है? मिनरल सब्सटेंसेस है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? एफी। एफी को आयरन बोलते हो आप। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अगर बात करें एनिमल या ह्यूमन बॉडी से मिलने वाला सब्सटेंस जैसे एल्बुमिन, जिलेटिन, ये सब प्रोटीन्स हैं। ये सब कहां से मिलते हैं? एनिमल या ह्यूमन बॉडी से एक्सेट्रा। सोर्स वेजिटेबल सोर्स से मिलने वाले सब्सटेंस को वेजिटेबल सब्सटेंसेस, जैसे आपने नाम सुना होगा सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, तो ये सब सब्सटेंसेस कौन से थे? वेजिटेबल सब्सटेंस। तो ये साइंटिस्ट कौन से थे? निकोलास लेमेरी। निकोलास लेमेरी साहब ने क्या बोला कि जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, निकोलास लेमेरी ने क्या बोला कि जो भी सब्सटेंसेस हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, या तो मिनरल सब्सटेंसेस, या तो एनिमल सब्सटेंसेस, या फिर वेजिटेबल सब्सटेंसेस। मतलब निकोलास लेमेरी ने सब्सटेंसेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया। ऐसा नहीं कि निकोलास लेमेरी को ही तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हो। अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं यहां पर। इन्होंने क्या बोला? सब्सटेंसेस। ये जो सब्सटेंसेस है ये तीन तरह के हैं। ये किसने बताया? तो निकोलास लेमेरी साहब ने। यहां मैं इनका नाम लिख रहा हूं। तो ये बहुत पुरानी बात है, नियर अबाउट 1675 की बात है। निकोलास लेमेरी साहब ने बोला सब्सटेंसेस जो होंगे, जो मैटर्स होंगे, वो तीन तरह के होंगे। एक मिनरल सब्सटेंसेस जिसका सोर्स अर्थ है, जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। एनिमल सब्सटेंसेस जिनका सोर्स एनिमल या ह्यूमन बॉडी होगा, जैसे एल्बुमिन, जिलेटिन। और वेजिटेबल सब्सटेंसेस जिसका सोर्स प्लांट्स होंगे। वेजिटेबल का से अच्छा वर्ड यहां पर क्या होगा? प्लांट्स होंगे, प्लांट एंड ट्री। जिनका सोर्स क्या होगा? प्लांट या ट्री होगा। वैसे सब्सटेंसेस को क्या बोल दिया गया? वेजिटेबल सब्सटेंसेस, जैसे सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड एक्सेट्रा। तो ये क्लासिफिकेशन निकोलास लेमेरी साहब ने दिया। उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर्ड हुए, बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर्ड हुए, और बाद में ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एनिमल या ह्यूमन बॉडी से तो मिल ही रहे हैं, साथ साथ प्लांट से भी मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लांट से तो मिल ही रहे थे, साथ साथ एनिमल बॉडी से भी मिल रहे थे। तो अब कंफ्यूजन आया लोगों के दिमाग में, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में, कि भाई अब इसे किस सोर्स में रखा जाए, इसको क्या बोला जाए? इसे एनिमल सब्सटेंस बोला जाए कि वेजिटेबल सब्सटेंस में बोला जाए? ये तो दोनों से मिल रहा है। तो फिर बाद में ये क्लासिफिकेशन जो था वो चेंज किया गया, और क्या बोला गया सुनिएगा कि भाई एनिमल ह्यूमन बॉडी की बात करो या फिर प्लांट की बात करो, ये दोनों लिविंग बीइंग है। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि नहीं, दो तरह से क्लासिफाई हम करेंगे। एक ऐसे सब्सटेंसेस जो अर्थ से मिले, मतलब नॉन लिविंग बीइंग से मिले, उसे हम लोग बोलेंगे मिनरल सब्सटेंसेस। और ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग बीइंग से मिले, अब वो उसमें क्या आ गया? एनिमल, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स सब हो गया। तो एक ऐसे सब्सटेंस जो अर्थ से मिले उसे मिनरल सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोल दिया गया। और दूसरा वो कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग बीइंग से मिला, मतलब एनिमल, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, इन सारी चीजों से मिला, उसे क्या बोल दिया गया? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद हम सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जहां पर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात आएगी। तो इसे नोट करेंगे।
हाँ बच्चों, तो हमने क्या बताया कि जो निकोलास लेमेरी थे उन्होंने क्या किया कि जो भी केमिकल्स थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? मिनरल सब्सटेंसेस जो अर्थ से मिलता हो, जो प्लांट से मिलता हो वेजिटेबल सब्सटेंसेस, और जो बॉडी लिविंग बॉडी जो ह्यूमन बॉडी और एनिमल से मिला उसे एनिमल सब्सटेंसेस बोल दिया। बाद में बहुत सारे कंपाउंड्स डिस्कवर हुए, मिले, खोजे गए, और बाद में पता ये चलता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो कि दोनों सोर्स से मिल रहा है, प्लांट से भी और एनिमल या ह्यूमन बॉडी से भी। अब तो वहां कंफ्यूजन आ गया कि क्या बोला जाए, उसे एनिमल सब्सटेंसेस बोला जाए या वेजिटेबल सब्सटेंसेस। तो फिर बोला गया कि नहीं, एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, ये दोनों लिविंग बींग है। तो जो लिविंग बींग से मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, उससे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलेंगे, और जो अर्थ से मिलेगा उसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलेंगे। तो इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है कि आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ निकोलास लेमेरी many of the substances were discovered, and it was found that some of them can be obtained from both plants and animals. So this classification was failed. So chemical substances now divided into 2 parts. First one is organic substances. और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात किया जाए, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, या लिविंग बींग। लिविंग बींग में क्या थे? प्लांट्स एंड एनिमल, या ह्यूमन बॉडी। एंड सेकेंड जो कंपाउंड था क्लासिफिकेशन का, वो क्या था? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या अर्थ, नॉन लिविंग बींग। तो उसे क्या बोल दिया गया? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये क्लासिफिकेशन उस समय तक सही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, लिविंग बींग से मिलेंगे, प्लांट एंड एनिमल से मिलेंगे, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होंगे जो कि नॉन लिविंग बींग से मिलेंगे। अब देखो, ये क्लासिफिकेशन चलता रहा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो कहां से मिलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कहां से मिलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। दूसरी चीज ये भी देखने को मिला कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सुनिएगा बेटा, या जो भी ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग बींग से, प्लांट से, एनिमल से मिल रहे हैं, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एलिमेंट से भी मिलकर बना है। फिर से समझिएगा, ये क्लासिफिकेशन चलता रहा। ये देखा गया कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जो भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट या एनिमल से मिला है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन अदर एलिमेंट, इस तरह से। तो लोगों के मन में एक विचार आया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो उसको बोल दिया गया हाइड्रोकार्बन, और जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट से मिलकर बना है, उसे क्या बोल दिया गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या बोल दिया गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हारे पास डेफिनेशन क्या आ रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग। जो लिविंग बीइंग से मिला उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया गया, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या बोल दिया गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिर से सुनो डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग। और कैसे बोल सकते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स विच कैन ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तीसरा डेफिनेशन क्या आ गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड, जैसे CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, बेंजीन। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन में कुछ और एलिमेंट डाल के बना दिया गया कंपाउंड, जो जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ऑक्सीजन उसमें आ गया, इथेनामाइन, नाइट्रोजन इसमें आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास दो डेफिनेशन आते हैं। पहला ये डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दूसरा डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं डेफिनेशन लेता हूं। नोट करें। हाँ बच्चों, तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। अभी तक हमें यही पता चला, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने क्या बताया? वो केमिस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग स्टडी करें, या वो केमिस्ट्री जिसमें हम लोग उस कंपाउंड का स्टडी करें जो कि लिविंग बीइंग से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about organic compounds। या इसी को क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब तीसरी बात कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले उसमें कार्बन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एलिमेंट्स मिले, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। और ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ हो, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को निकालकर कुछ अलग एलिमेंट डाल दिया, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो यहां पर लिखते हैं सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about hydrocarbon and its derivative। एग्जाम्पल, CH4 हाइड्रोकार्बन है, C6H6 हाइड्रोकार्बन है, CH4O हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया।
अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहां पर हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आर हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल मीथेन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। कैसे पता चला? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या है? जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हैं। यहीं पर लिखते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड्स derived from hydrocarbon। एग्जाम्पल में अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल में देख ले सकते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म जिसे बोलते हैं, CH3OH मिथाइल अल्कोहल जिसे बोलते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो डेफिनेशन मिल गए और साथ में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको देखने को मिला। अब सुनिएगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, तो उसमें कार्बन तो है। क्या है? कार्बन तो है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो इसका बेस कार्बन से है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन तो होगा ही होगा। तो इस कार्बन का स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद और आगे हम लोग चलेंगे। नोट करें बेटा। हेलो बच्चों, तो अभी तक हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो प्लांट से और लिविंग बींग से मिल रहे हैं। प्लांट से और ह्यूमन बॉडी एनिमल से मिल रहे हैं। और ये जो भी कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन तो है ही। दूसरी चीज, ये प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। मतलब हम इसको कहीं ना कहीं जो ऑब्टेन कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कर सकते हैं, खुद से नहीं बना सकते हैं। तो यही चीज लोगों के दिमाग में हमेशा से रहता रहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग बींग से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, खुद से नहीं बना सकते हैं। अब इस चीज को स्टेटमेंट के रूप में एक साइंटिस्ट था जॉन जैकब बर्जेलियस, नाम सुना होगा बर्जेलियस। तो बर्जेलियस ने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्रिएचर कौन है? कौन क्रिएट करता है? गॉड। तो बर्जेलियस ने कैसे बोला? सुनना, बर्जेलियस ने यह बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, मतलब इस जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात है उसे गॉड बनाता है। और गॉड के पास एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा शक्ति है जो कि हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते। तो क्या बोला बर्जेलियस ने? पूरा स्टेटमेंट सुनिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव अ वाइटल फोर्स और मिस्टीरियस फोर्स। This theory is called as vital force theory.
आपसे पूछा जाए कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि बर्जेलियस ने बोला था, दिस थ्योरी कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी। अब जैसे ही बर्जेलियस ने यह बात बोला, अब लोगों के दिमाग में एक चीज आ गया कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते। फिर धीरे धीरे इस पे काम चलने लगा, काम चलने लगा, काम चलने लगा। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वोलर। वोलर ने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया पहली बार, जिसका नाम था यूरिया। तो अपन बोलेंगे कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब इज यूरिया बाय वोलर। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी को कौन ब्रेक किया? वोलर नाम के साइंटिस्ट ने, जिसने यूरिया को लैब में सिंथेसाइज किया। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग पहले नोट करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको VFT भी बोलते हैं। According to Berzelius, organic compound cannot be synthesized in lab because in organic compound vital force is present. कौन सा फोर्स? वाइटल फोर्स is present. This theory is called as वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT, या वाइटल फोर्स थ्योरी। तो कोई आपसे ये पूछे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, तो क्या बोलोगे कि बर्जेलियस के द्वारा दिया गया एक थ्योरी है, जिसमें बर्जेलियस ने ये बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इस थ्योरी को किसने ब्रेक किया? एक होलर नाम के साइंटिस्ट ने। होलर ने सबसे पहले क्या बनाया? तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होलर ने बनाया था वो था यूरिया। वो क्या था? यूरिया। तो इस पॉइंट को भी लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in lab is urea by होलर। होलर नाम का साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, जिसका नाम क्या था? यूरिया। किसने? होलर ने। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in lab, synthesized in lab, synthesized in lab is urea by होलर। होलर नाम का एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट। उसने क्या किया कि अमोनियम साइनेट NH4 CNO माइनस, दिस इज अमोनियम साइनेट,
इसे क्या किया, हीट कर दिया, तो क्या बन गया, NH2C डबल बॉन्ड O, NH2। ये क्या है बेटा, यूरिया है। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय होलर। अब समझना, यहां पर एक बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने आया, वो थ्योरी दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब लैब में नहीं बना सकते। इसने चैलेंज किया और बनाना शुरू कर दिया कि नहीं, मैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना के रहूंगा, और उसे सफलता भी मिली। उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो क्या बन गया, यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। और जब एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज किया गया, उसके बाद तो बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज होना शुरू हो गया। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में जो सिंथेसाइज हुआ वो क्या था, यूरिया। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, कोलवेज आया, एसिटिक एसिड बनाया, बर्थलेट आया, मीथेन बनाया, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ लैब में वो क्या था, यूरिया। तो यहां पर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज हुआ वो क्या था, यूरिया था। तो इसे आप नोट करें, इसे आप नोट करें। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज क्या हुआ था लैब में, यूरिया। NH4 प्लस है एंड CNO माइनस है। अमोनियम साइनेट को हीट किया, किस चीज को, अमोनियम साइनेट को, तो क्या मिला था, यूरिया। तो इसे आप नोट करें बेटा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होने से, तो कार्बन का रहना तय है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन तो है ही, तो कार्बन का पहले हम लोग स्टडी करेंगे, फिर ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में क्यों है, आखिर क्या ऐसा रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत लार्ज नंबर में है, इसे एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो इसे पहले आप नोट करें। अब देखो बच्चों, बात ये आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अलग से क्यों पढ़ें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अलग से क्यों पढ़ें। तो अभी सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत लार्ज नंबर में होते हैं। भाई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, जब चीजें बहुत ज्यादा, जब सपोज आप घर में जहां भी रहते हैं अलमीरा में बुक रखे हैं, एक बुक है, दो बुक है, चार बुक है, आराम से आपने रख दिया। लेकिन मान लीजिए कि 20-25 बुक हो गए, तो फिजिक्स का अलग, मैथ का अलग, केमिस्ट्री का अलग आपको रखना पड़ा। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा बुक थे तो आप कंफ्यूज ना हो पाए। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग से इसलिए पढ़ने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में होते हैं। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में क्यों होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लार्ज नंबर में पाए जाने की जो टेंडेंसी है उसका रीजन क्या है, पहला तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एक एटम अपने ही तरह के एटम से बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन बना ले, ब्रांच चेन बना ले, साइक्लिक रिंग बना ले, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, वो कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि और एलिमेंट में नहीं होती, होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, सल्फर में होती है, लेकिन कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, एक ये रीजन है। दूसरा रीजन, आपने आइसोमेरिज्म वर्ड का नाम सुना होगा। आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज आइसोमर। जैसे हम 5 कार्बन के पेंटेन की बात कर ले तो एक नॉर्मल पेंटेन होता है, एक आइसोपेंटेन होता है, एक नियोपेंटेन होता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लार्ज नंबर में पाए जाने का एक रीजन हुआ। तीसरा रीजन जो है होमोलोगस प्रॉपर्टी। होमोलोगस, होमो मतलब सेम, होमोलोगस सीरीज की अगर बात किया जाए, होमोलोगस प्रॉपर्टी नहीं सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स का सीरीज
जिसमें जो मेंबर्स हैं उनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। और उन सभी मेंबर्स को क्या बोलते हैं? होमोलॉग। जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, एक कार्बन का अल्कोहल, दो कार्बन का, तीन कार्बन का अल्कोहल, चार कार्बन का अल्कोहल, ये सब क्या है? अल्कोहल होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, चार कार्बन का, पांच कार्बन का, ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। एक कार्बन का एल्केन, दो कार्बन का एल्केन, तीन कार्बन का एल्केन, चार कार्बन का एल्केन, ये सब क्या है? एक होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। तो आप क्या देख रहे हो कि एल्केन बहुत सारे हो सकते हैं, एक कार्बन से लेके 1000 कार्बन तक, 2000 कार्बन तक, 5000 कार्बन तक। कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन से लेकर हजारों कार्बन तक हो सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लार्ज नंबर के लिए, लार्ज नंबर में पाए जाने के लिए एक होमोलोगस सीरीज भी रीजन है। एक वो भी कारण है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट रीजन है वो क्या है? पॉलीमराइजेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉलीमराइजेशन भी होता है, और जब पॉलीमराइजेशन होता है तो अलग अलग काइंड के पॉलीमराइजेशन से अलग अलग पॉलीमर कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये सब ऐसे रीजन है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में पाया जाता है और उसे हमें अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो अगर हम छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग अच्छी तरह से क्लियर करते जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं बनेगी, कोई बहुत बड़ा डाउट बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है? व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री studied in separate branch। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अलग से क्यों पढ़े? तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स found in large numbers अब बात आती है क्वेश्चन कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड are found in large numbers। तो इसका आंसर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स found in large number because of फर्स्ट जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। पहला जो रीजन है वो क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। पहले तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है उसको लिख लेते हैं, सेल्फ लिंकिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और कार्बन के अंदर एंड कार्बन हैज मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी।
जैसे देखो कार्बन कार्बन आपस में चेन बना लेते हैं, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक रिंग, तो अब बात आती है कि सर केवल कार्बन के अंदर ही कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे फास्फोरस है, इसके अंदर भी होता है, नाइट्रोजन के अंदर भी होता है, लेकिन कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी सबसे ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होता है वो कार्बन में ही होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी अदर एटम्स में होता है कि नहीं? आप बोलोगे होता है सर, नाइट्रोजन में होता है, फास्फोरस में होता है, सल्फर में होता है, लेकिन मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में ही होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है इन सबसे ज्यादा होता है। तो आप इसे पहले नोट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लार्ज नंबर में मिलने का कारण है, जैसे पहला था कैटेनेशन प्रॉपर्टी, उसी तरह से जो मैंने बताया आइसोमेरिज, होमोलोगस सीरीज, पॉलीमराइजेशन, उन सभी चीजों को देखते हैं। पहले इसे आप नोट कर। हाँ बच्चों, अब देखो कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी था कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और सबसे ज्यादा कार्बन में ही था अपने ही तरह के दूसरे एटम से कंबाइन करने का। दूसरे एटम के पास भी कैटेनेशन होता है, लेकिन कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है। कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टी है कि अपने ही तरह के कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइक्लिक रिंग, लीनियर चेन, ब्रांच चेन सब बना सकता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का भी आपने कंपाउंड देखा होगा, डबल बॉन्डेड का भी दिखा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का भी दिखा होगा। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म, इसको एक अलग से चैप्टर ही है बेटा। आईयूपीएससी के नाम, आईयूपीएससी के बाद जो दूसरा चैप्टर है वो आइसोमेरिज्म है। तो क्या लिखेंगे? सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो आइसोमेरिज्म। अब बात आती है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड द प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। तो इस चीज को पहले नोट कर लेते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties are called as isomers, and the phenomenon is called as आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, कार्बन 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 कार्बन। मैं अभी यहां पर हाइड्रोजन नहीं जोड़ा हूं क्योंकि अभी वैलेंसी के बारे में आपको नहीं बताया हूं। तो 3 कंपाउंड है। इस कंपाउंड में अगर देखो तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5। तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है सर, लेकिन तीनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 कार्बन से कितने एल्केन हो गए, तो आप बोलोगे 3। मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एक से ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करने लगे। यह भी एक रीजन है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ज्यादा कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे आपको यह पता चलता है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एक से ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं। तो यह भी एक रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लार्ज नंबर में पाए जाने का। दूसरा, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है।
जैसे ये देखो, 6 कार्बन का एक रिंग है, 5 कार्बन का रिंग है, 4 कार्बन का रिंग है, ये सब कंपाउंड को बेटा आप ध्यान से देखिए। ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इन सभी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एक से ज्यादा कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बहुत सारे कंपाउंड है। ये भी एक रीजन किस चीज का हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड को लार्ज नंबर में पाए जाने का। तो जो सेकेंड रीजन था, जो सेकेंड कारण था, वो क्या था? आइसोमेरिज्म। आप इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड रीजन, जो कि होमोलोगस सीरीज है। नोट करें। हाँ बच्चों, जो थर्ड रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लार्ज नंबर में पाए जाने का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होता क्या है? होमो का मतलब होता है एक जैसा। तो इट इज अ सीरीज ऑफ compounds having same functional group or क्लास, एक ही क्लास के कंपाउंड है, एक ही तरह के कंपाउंड है, बट they are arranging increasing order of molecular mass मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड एज होमोलॉग। And the difference between two consecutive members of a homologous series is CH2। CH2 का डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझ में आएगा और अच्छी तरह से। जैसे एल्केन का होमोलोगस सीरीज हमने बनाया, तो एल्केन एक कार्बन का हो सकता है CH4, 2 कार्बन का अगर होगा तो C2H6। कैसे आया C2H6 आगे देखेंगे हम लोग। 3 कार्बन का C3H8, 4 कार्बन का C4H10,
5 कार्बन का C5H12, 6 कार्बन का 7 कार्बन का ऐसे आएगा। तो ये CH4 को क्या बोला जाएगा? एल्केन का होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर। C2H6 को क्या बोला जाएगा? एल्केन के होमोलोगस सीरीज का सेकेंड मेंबर। ये सब क्या है? होमोलॉग ऑफ एल्केन। दो के बीच का डिफरेंस देखो कितने का है? CH4 C2H6, 2 कार्बन 1 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस है। 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो दो कंसिक्यूटिव मेंबर के बीच में डिफरेंस देखोगे तो CH2, हर जगह CH2। ये भी दो होमोलॉग है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस C2H4 है। क्यों? क्योंकि ये कंसिक्यूटिव मेंबर के नहीं डिफरेंस है। इसी तरह से अल्कोहल का अगर आप होमोलोगस सीरीज लिखना चाहो, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, इस तरह से ये चल रहा है। अगर आप देखो तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? CH3OH, CH3OH, CH2 का डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस देखो, CH3CH2OH, CH3CH2, इधर OH, बीच में CH2 आ गया। मतलब दो कंसिक्यूटिव होमोलॉग के बीच का डिफरेंस क्या होगा? CH2 होगा। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ऐसे कंपाउंड का सीरीज जिनका सेम क्लास हो, एक ही तरह के वो फंक्शनल ग्रुप अपने पास रखते हो। जैसे एल्केन है तो ये सब एल्केन है, 1 कार्बन का एल्केन, 2 कार्बन का एल्केन, 3 कार्बन का एल्केन, इस तरह सजा दिया गया। दिस इज होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। अल्कोहल, 1 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल सजा दिया गया। दिस इज होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बन 2 कार्बन का आ जाए तो होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप क्या यहां से देख रहे हो कि एल्केन है तो एल्केन एक नहीं है, बहुत हो सकते हैं। अल्कोहल है तो अल्कोहल एक नहीं है, बहुत हो सकते हैं। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड एक नहीं, बहुत हो सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक कारण है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लार्ज नंबर में पाए जाने का। एंड लास्ट वन इज पॉलीमराइजेशन। आगे सबसे लास्ट ऑर्गेनिक में चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर यही आएगा, पॉलीमराइजेशन। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, सभी तो नहीं लेकिन बहुत ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपस में मिल जाते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। बहुत यूनिट एक तरह के मिल गए या एक डिफरेंट तरह के मिल गए और बहुत लंबा चेन बना लिए, इसे क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो अकेले तो एग्जिस्ट करता ही था और अपने ही तरह के कंपाउंड या डिफरेंट तरह के कंपाउंड के साथ पॉलीमराइज करके दूसरा कंपाउंड बना लिया। इसका मतलब ये भी एक रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लार्ज नंबर में पाए जाने का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में पाया जाता है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग से पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन तो है ही। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन तो है ही, या तो हाइड्रोकार्बन है या तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। मतलब कार्बन का रहना उसमें नेसेसिटी है। तो चलो कार्बन के प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कार्बन से पूछा गया भाई कार्बन तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या है? तो ये बोलेगा 6। तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो बोलेगा कि 2,4। और अगर आप सबसेल के हिसाब से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2 एंड 2p2। 1s2, 2s2, 2p2 आपने पढ़ा होगा इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2, 2p2। ये कार्बन कैसे स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p में एक ऑर्बिटल या 3 ऑर्बिटल? आप बोलोगे 3 ऑर्बिटल, एक यहां और एक यहां। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे कि 2। और अनपेयर्ड जो होता है वही पेयर्ड होने की टेंडेंसी रखता है। जब पेयरिंग हो चुकी है तब कहां से पेयरिंग फिर से करेगा? अरे समझ रहे हो ना? जो अनपेयर्ड है वही पेयर होने की टेंडेंसी रखता है। पेयर्ड जो है वो क्यों पेयर्ड होगा? तो यहां पर कितने अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड है। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन यहां पर कैसा हो गया? बाईवैलेंट, 2 बॉन्ड बनाने वाला है।
ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन कैसा है? बाईवैलेंट। क्या कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बीन का, कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये कैसा हो गया? बाईवैलेंट। डाइक्लोरोकार्बीन, ये क्या हो गया? बाईवैलेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड इस फॉर्म में है, तो ये क्या है? बाईवैलेंट है। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन कैसा होता है? बाईवैलेंट। अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट का। अच्छा, एक चीज और, बॉन्डिंग के लिए कौन सा? वैलेंस सेल। यही वैलेंस सेल है ना कार्बन का। ये मत बोलना कि 2p2 है भाई, सेल की बात हो रही तो सेकेंड सेल, सेकेंड में S भी है और P में भी P भी है। दिस इज द वैलेंस सेल। ये क्या है? वैलेंस सेल है। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो कार्बन कैसा हो गया? बाईवैलेंट। कौन से स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इसका ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इस एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। सर ये क्यों नहीं जाएगा? अरे भाई ये क्यों जाएगा? ये नजदीक नहीं है ना, इसके दूर है, तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो ये एक्साइट होके यहां चला जाएगा। क्या बन जाएगा? अब यहां 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस सेल में? 4। और 4 हो गया तो क्या हो जाएगा? टेट्रावैलेंट। कैसा हो जाएगा? टेट्रावैलेंट। तो कार्बन यहां पर क्या हो गया? टेट्रावैलेंट। कौन से स्टेट में? ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? आप बोलोगे एक्साइटेड स्टेट में। जैसे CH4 4 बॉन्ड बनाया, CCl4 4 बॉन्ड बनाया, CO2 4 बॉन्ड बनाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन कैसा होता है, तो बाईवैलेंट, और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन कैसा होता है, तो टेट्रावैलेंट। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट तक ही बात करेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने पढ़ा क्या? आज जो भी था थ्योरेटिकल पॉइंट्स था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इसमें कौन कौन से कंपाउंड का स्टडी हम लोग करते हैं, आखिर क्या रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, और कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट एंड बाईवैलेंट हम लोग ने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे लेके चलेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर जो भी था वो एक हिस्टोरिकल कर सकते हैं, थ्योरेटिकल जो भी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे, तो अच्छी तरह से देखिएगा। थैंक यू।